नमस्कार। मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में एक हादसा हुआ। एक एवलॉन्च आया। ये बताया गया कि सुबह 5 बजे ये हादसा हुआ है, लेकिन खबरें आनी शुरू होती हैं 11-12 बजे के आसपास। इतनी देरी क्यों लगी? मुख्यमंत्री ने ट्वीट किस वक्त पे किया? देश के रक्षा मंत्री ने ट्वीट किस वक्त पे किया? सारी बातें जरा खोल कर बताएंगे और इस गुत्थी को भी जरा सुलझाने की कोशिश करेंगे कि इतना वक्त क्यों लगा ये खबर अपडेट होने में। कंट्रोल रूम से कहूंगा सबसे पहले संतोष जी को जोड़िए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। ये बहुत हादसा बहुत हुआ है धन्यवाद। चमोली में, माड़ा गांव में। 57 मजदूर वहां दब गए हैं और अभी तक की जो जानकारी है वो ये है कि 16 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन सवाल दूसरा है, और वो सवाल क्या है, उस सवाल तक पहुंचे उससे पहले मैं चाहता हूं जरा एबीपी न्यूज की एक खबर दिखाइए। देखिए ये एबीपी न्यूज की खबर है और ये खबर 4:58 पे अपडेट की गई है और इस खबर में लिखा गया है, चमोली एवलॉन्च में बर्फ के नीचे अब भी दबे हैं 47 मजदूर। 9 घंटे से जारी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब संतोष भाई सवाल दरअसल ये है कि खबर यह बताई जा रही है कि सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त था जब यह हादसा हुआ, जब ये मजदूर दबे। लेकिन देश में तमाम वेबसाइट्स पर और यहां तक कि जो न्यूज चैनल्स है, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उस पर भी ये खबरें अपडेट होनी शुरू हुई 11-12 बजे के आसपास। इतनी देरी क्यों लगी संतोष जी? देखिए, दो तीन चीजें हैं स्वप्निल भाई, लेकिन उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हालांकि शब्द अपने आप में अजीब है, लेकिन इस देश में एक कुंभ मॉडल आ गया है और कुंभ मॉडल को आपको समझना होगा। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तो हैं, भविष्य के चेहरे भी माने जाते हैं। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी का हर नेता उस कुंभ मॉडल को फॉलो कर रहा है। महाकुंभ में भगदड़ हुई, भगदड़ में कितने लोगों की जाने गई, आधिकारिक ऑफिशियल आंकड़ा जो बताया गया उससे अलग कई सारी खबरें आई। महाकुंभ में कितनी भगदड़ हुई उस संख्या को छुपाया गया, भगदड़ में कितने मरे उस संख्या को छुपाया गया। 1 महीने का वक्त हो गया लेकिन अभी तक सही आंकड़ा सामने नहीं आया। पहला इसी आंकड़ा मॉडल भी 17 घंटे बाद संतोष भाई। 17 घंटे पहला बाद आंकड़ा आया, 17 घंटे बाद। 17 घंटे बाद। इसके बाद नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और 20 सालों की पत्रकारिता में मैंने पहली बार देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में कोई घटना हो और रेलवे विभाग के जोन के सीपीआरओ से पूछा जाए, सीपीआरओ कहे कि नहीं अफवाह है, कोई भगदड़ नहीं मची और देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई उसको ट्वीट करती है। वो तो शुक्र हो चूंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी है, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जानी होती है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जाना होता है, एलजी के नजर में ये संदेश आता है। नहीं तो अगर ये सारी मल्टीपल एजेंसी नहीं होती तो जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि छुपा लिया गया, तो शायद हमें आपको पता ही नहीं लगता कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कोई भगदड़ मची। और अब उस भगदड़ में कितने लोग मारे गए उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और रेल मंत्री पता है 10 में से 20 नंबर दे दिया उन्होंने अपनी टीम को कि बड़ा शानदार काम किया आप लोगों ने। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज गए, सबको उन्होंने बड़ा शाबाशी दे दिया उन्होंने। सच सामने नहीं आया। तो अब उस कुंभ मॉडल को हर आदमी फॉलो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ की जांच को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज कर दे। अब पुष्कर सिंह धामी कैसे नहीं योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो करे? योगी आदित्यनाथ उन्हीं उत्तराखंड से आते हैं। नहीं, धामी साहब आपने को आपने भविष्य का चेहरा आगे देखना है ना, मैं आगे आता हूं इस पे। तो क्या हुआ कि जब ये घटना घटी तो अब पहली कोशिश क्या होने लग गई है सरकारों की कि घटना जो घटी उसको छुपा लिया जाए, दबा लिया जाए और जब ये घटना नहीं दबने वाली हो तो फिर इसको ऐसे सामने रखा जाए कि नहीं 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 कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग किया, बाकायदा जो इन्होंने एक आपदा परिचालन केंद्र बना रखा है। मैं स्वप्न दिखाना चाहता हूं दर्शकों उसमें को हमारे उन्होंने पास। प्रश्न दिखाइए, फिर आगे उस पर चर्चा करते हाँ हैं। संतोष भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जरा मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखाइए। ये देखिए, ये 2 बजे का ट्वीट है संतोष भाई। जनपद चमोली में माड़ा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिक भाइयों के सुरक्षित होने की
प्रार्थना करता हूं। कितने बजे का ट्वीट है? तो 2 बजे ट्वीट करते हैं। राजनाथ सिंह जी का भी ट्वीट है, वो भी दिखाइए जरा एक बार। ये देखिए, ये ट्वीट मैं सबकी टाइमिंग आपको इसलिए बता रहा हूं, आप देखिए एक बार। 3:31 पे हादसा सुबह 5 बजे होता है, 3:31 पे देश के रक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं और 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वीट करते हैं। टाइमिंग पे सवाल है। देखिए क्या लिखते हैं ये, एन अनफॉर्चुनेट एवलॉन्च हैज ऑकवर्ड इन द माना एरिया ऑफ जोशीमठ, उत्तराखंड टुडे, impacting the GREF camp of BRO, spoke to CM Sri Pushkar Dhami regarding this situation. The administration is providing all possible assistance to the affected. Rescue efforts of local army units area also underway. All efforts to rescue the trapped personnel are being undertaken by utilizing all available resources. हटा दीजिए। इसी पे स्वप्निल भाई, इसी पे मैं आगे बढ़ूंगा आपको। संतोष मैं भाई कंट्रोल एक रूम चीज से और है, कहूंगा, मैं एक चीज इसको और एक्सप्लेन है। कर। देखिए स्वप्निल भाई क्या खेल हो रहा है, पहले हम सीएम के आ जाते हैं। कंट्रोल रूम से कहूंगा कि मुख्यमंत्री धामी साहब का ट्वीट एक बार और दिखाए। उसमें उन्होंने कहा, जनपद चमोली में माना गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके राज्य में एक बड़ी घटना होती है और ये कहते हैं ना टोपी ट्रांसफर। क्या कह रहे हैं कि बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान, यानी इसमें उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, ये तो बीआरओ कर रही थी, केंद्र सरकार कर रही थी, यानी सीधा सीधा ये टोपी ट्रांसफर है। अब आते हैं आगे इस पूरे मसले पर कि आपने टाइमिंग की बात कही। देखिए उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है, सीमावर्ती राज्य है, चीन के साथ हमारी सीमा लगती है, तो वहां पर आईटीबीपी के जवान होते हैं। बीआरओ एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, चूंकि सीमा तक सड़क बनानी है, क्योंकि चीन के जो कुत्सित इरादे हैं हम लद्दाख में भी देखते रहते हैं, हम सिक्किम बॉर्डर पे भी देखते रहते हैं, उत्तराखंड बॉर्डर पे भी नेपाल के थ्रू किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उत्तराखंड के कई इलाकों पर दावा किया जा रहा है, वो भी हमारा आप देख रहे हैं। तो चीन की मंशा पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब बीआरओ आपकी मदद के लिए है, आर्मी आपके राज्य की रक्षा के लिए है, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए है, आप बतौर मुख्यमंत्री घटना की जानकारी देने के साथ-साथ ये भी बता देते कि भाई ये हमारा नहीं है, ये बीआरओ का है। ठीक बात। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं कि इतने घंटे क्यों लगे? क्योंकि ये जो निर्माण कार्य जो चल रहा है, एक कंपनी के थ्रू चल रहा है, मतलब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके थ्रू ये निर्माण कार्य चल रहा है। 3-4 चीजें देखिए कि अगर मौसम विभाग की भारी बर्फबारी की चेतावनी थी पिछले कुछ दिनों से, उस पूरे इलाके में, उत्तराखंड के कई इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है और ऐसे समय पर रात में वो मजदूर वहीं रुक गए, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? और जब ये घटना घट गई, जब ये हृदय विदारक घटना घट गई, तो निश्चित तौर पर जो जिले के डीएम होते हैं, जिलाधिकारी की पहली प्राथमिक ड्यूटी होती है कि वो तुरंत अपने राज्य के मुख्यालय को, यानी जिनको भी वो रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हो या कोई और सचिव हो, उनको रिपोर्ट करे और उसके थ्रू अचानक वो खबर या तुरंत वो खबर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, तो इतने घंटे की देरी नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री ने देरी से ट्वीट किया, कंट्रोल रूम गए, वहां पे मीटिंग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसके बाद वहां से निकल गए। आप अगर मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, वो एक के बाद मैं एक के बाद दिखाना कई मैं इसीलिए आपको कार्यक्रमों का रोक रहा हूँ ट्वीट संतोष करते हुए भाई, मैं नजर आ दिखाना रहे चाहता हैं। हूँ जरा। मैं आज मुख्यमंत्री जी की इन हरकतों को जरा दिखाना चाहता हूँ। इनके ट्विटर का स्क्रीन रिकॉर्ड है हमारे पास आज का। चलाइए एक बार, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो भी। जी संतोष भाई, अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, अब देखिए आप और इसमें बताइए क्या चल रहा है। ये प्ले कीजिए इसे, नीचे जाइए। ये देखिए, ये एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं, उसका ट्वीट कर रहे हैं संतोष जी। हाँ, ये देखिए जरा। कार्यक्रम के संबोधन का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद के कार्यक्रम का संबोधन। अब मुख्यमंत्री जिनके इलाके में इतने ज्यादा मजदूर, यानी आपके 57 मजदूर के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा हो, कई मजदूर निकाले जा चुके हो, कई मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, लगातार जो बीआरओ वहां पे लगा हुआ है, लगातार जो जवान वहां लगे हुए हैं, वो सब बचाव एवं राहत कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बड़े बेपरवाह होके अपने ये अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। मतलब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ी चीज हुई नहीं है और एक के बाद बाकायदा इसको आप राजनीतिक बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इतनी बड़ी घटना, राज्य के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार जाने, बीआरओ जाने, राजनीतिक बेशर्मी से ज्यादा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। जी ठीक बात है।
और नीचे चलिए इस ट्वीट में, मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। ये बेशर्मी जो आपने कही ना, राजनीतिक बेशर्मी, तो उसका अप्रतिम उदाहरण आज पुष्कर सिंह धामी जी ने पेश किया है। सुबह 5 बजे की घटना है, हम बता चुके हैं। अब नीचे चलते जाइए और देखते जाइए, ये सारे प्रचार तंत्र इनके, ये देखिए, ये भी संबोधन का एक है। और नीचे आइए, अभी पोस्टर भी दिखाऊंगा। चलिए नीचे चलिए, ले जाइए इसे नीचे। ये देखिए, डबल इंजन सरकार में पेयजल की उपलब्धता। अरे भाई, मजदूर वहां पे दबे पड़े हैं। आज की तारीख में तो ये राजनीतिक बेशर्मी ना दिखाते, आज की तारीख में तो अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनते। ये देखिए संतोष भाई, आज की तारीख में भी ये पोस्टरबाजी चल रही है। आज का ही ट्वीट है ये, 4-5 घंटे पहले का ट्वीट होगा। 9 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है, 4-5 घंटे पहले ये ट्वीट करते हैं। हटा दीजिए। अब संतोष अब भाई, वो दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल है एक मेरा। जैसा कि आपने कहा कि चीन से लगी हुई बात है, सीमा है, सीमा के आसपास का गांव है, सेंसिटिव इलाका है। उस इलाके से एक खबर आने में इतना समय क्यों लगा? क्या ये चिंता का विषय नहीं है भारत के सामरिक क्षेत्र की के मद्देनजर, अगर इसे देखा जाए? नहीं, इस खबर को इसको ऐसे देखिए कि वहां से इस खबर को बाहर आने देने में इतने घंटे तक रोक कर रखा गया। जी। ये खबर है। दिक्कत क्या है कि सरकार एक तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। सरकार ये दिखाना चाहती कि नहीं कोई बड़ी घटना हुई नहीं है। सरकार का काम करने का तरीका कैसे हो गया? मैं कुंभ मॉडल क्यों कह रहा हूं कि घटना है तो पहले दबा लो, छुपा लो, जितनी देर तक दबा सकते हो, छुपा सकते हो, छुपा लो और जब बाहर लेकर आना हो तो ऐसे उसको सामने पेश करो कि नहीं वो कोई बहुत बड़ी घटना हुई नहीं। और तीसरी चीज पल्ला झाड़ने वाली बात तो है ही, उत्तराखंड के पास तो है ही कि बीआरओ का वो था और एक चीज वो भूल जा रहे हैं कि जब भी इस तरह की घटना होती, ठीक है, बीआरओ के जवान लगे हुए, सेना के जवान लगे हुए, लेकिन एसडीआरएफ जो होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, जी। राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। इस तरह की घटना के समय डीएम के साथ कोऑर्डिनेट करके इन तमाम एजेंसियों को लगकर उन्हें बचाने के लिए काम करना पड़ता है। जी। उस इलाके में जो भी परियोजनाएं चल रही हो, उसमें कोई भी कंपनी जिसको ठेका मिला है, वो नियमों का उल्लंघन ना करे, इस बात पर निगरानी रखना भी राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन का काम होता है। हम्म। लेकिन यहां मुख्यमंत्री बिल्कुल उस अंदाज में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले छुपा लो, दबा लो, बताओ मत और जब बताना पड़े तो आप भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आओ। जैसे एक पोस्ट जो रखा रहता है पैटर्न पे, सैंपल पे, उसको उठा के आप पोस्ट कर दो, सिर्फ घटना का नाम बदल दो, जगह का नाम बदल दो, आदमियों के फंसे हुए लोगों का नाम बदल दो और उसके बाद लग जाओ अपने काम में, डबल इंजन की सरकार का गुणगान एक करने में, अपनी सरकार का गुणगान करने में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक एक चीज और मुझे याद आ गई अब, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले उस बात का जिक्र किया था। वायनाड में जब भूस्खलन हुआ, तो उस वक्त पे अमित शाह साहब ने सदन में यह बात कही थी कि भारत के पास आधुनिक चेतावनी प्रणाली है और इसके तहत हमने पिनरई विजयन की सरकार को 7 दिन पहले आगाह कर दिया था कि ये हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि यदि पिनरई विजयन की सरकार को आगाह कर दिया था 7 दिन पहले, तो आज की तारीख में जो ये हुआ है, क्या इसके लिए आगाह नहीं किया गया था क्या पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है? और रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था, सोया हुआ था क्या इस तरीके की सूचना आने के बाद भी, संतोष भाई? देखिए मौसम विभाग की तो भारी बर्फबारी की सूचना तो थी जहां तक मेरी जानकारी है और जी। ये दावा भी किया जा रहा है चूंकि हैवी स्नोफॉल था वहां और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि वहीं पर अब काम की जगह पर ही टेंट लगा के आपने मजदूरों के वहीं रुकने की व्यवस्था कर दी, जबकि ये जानकारी सबके पास थी कि हैवी स्नोफॉल चल रहा है, रात को कभी भी कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में ये कहा जाता है कि सुरक्षित जगह पर उनको बचा कर रखा जाए। क्यों? क्योंकि मजदूरों से काम तो आपको आगे भी लेना है, लेकिन यहाँ उनकी ट्रांसपोर्टेशन यानी उनको किसी बेस कैंप पर लेकर आना, फिर अगले दिन वहां पे निर्माण स्थल पर लेकर जाना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है और अगर सही तरीके से जांच हुई तो जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भी फंसेंगे, जिनको निगरानी का दायित्व दिया गया है वो भी फंसेंगे, चाहे वो सेना के अधिकारी हो या बीआरओ के अधिकारी हो और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी फंसेंगे क्योंकि निगरानी रखना वो स्थानीय प्रशासन का दायित्व भी है और राज्य सरकार में भी दायित्व तय करना पड़ेगा। और इस तरह की घटनाएं अगर लगातार बार बार होती है तो सिर्फ प्रकृति पर इसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता। समझ जाइए कि प्रकृति अपना
जो प्रभाव है वो तो छोड़ती है, लेकिन जब भी लोगों की जाने जाती है, तो उसमें कहीं न कहीं किसी का लालच ज़िम्मेदार होता है, किसी न किसी की लापरवाही ज़िम्मेदार होती है और खबर को इतने घंटे तक रोक कर रखा गया, इसके पीछे भी कई तरह का झोल-झाल निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है। संतोष भाई, एक आखिरी सवाल। कभी हम सुनते हैं कि किसी टनल में मजदूर दब गए। अभी तेलंगाना जो घटना हुई है, आपकी जानकारी में होगा। इससे पहले उत्तराखंड से ऐसी ही खबर आई थी। कितनी मशक्कत के बाद उन मजदूरों को निकाला गया। आज की तारीख में ये खबर आ गई। मजदूरों की कोई अहमियत है इस देश में? आपको लगता है? और ये सवाल इसलिए कि मजदूर तो देश का निर्माण करते हैं, बोझ उठाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना मजदूरों के तो नहीं पूरे हो पाएंगे। एआई से तो नहीं बन जाएगा सब। तो मजदूरों की कोई अहमियत बची है, उनकी जान की कोई कीमत है या फिर है ही नहीं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि मैं बहुत द्रवित होता हूं इन स्थितियों को देखने के बाद। स्वप्निल भाई, अब मज़दूरों की जान की कीमत तो छोड़ दीजिए, इस देश में लोगों की जान की कीमत नहीं बची है, जो हज़ारों रुपए खर्च करके, पता नहीं कैसे ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ियों से, हवाई जहाज़ से कुंभ में गए, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, किस तरह से लूटा गया। उसमें से कई लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु भी हो गई। सही आंकड़ा सामने आया? नहीं आया। तो जो सही आंकड़ा सामने नहीं आया, जो सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, वो सैकड़ों लोग कहाँ हैं? उनकी डेड बॉडी कहाँ है? आप सोचिए कि मरने के बाद अगर किसी के मृत शरीर को भी आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी सरकार का रवैया कितना ज़्यादा दिल को चुभाने वाला। छोड़िए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब ये भगदड़ हुई, सीपीआरओ दबाने में लगे हुए थे, नहीं, 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 कोई भगदड़ नहीं हुई है, कोई नहीं मरा है, ये सब एलजी तमाम साहब चीज़ें ने कह अपना रहे थे। ट्वीट एडिट किया था संतोष भाई। और वहाँ पे सबसे पहले पता है कौन-सी मशीन पहुँची थी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफ़ॉर्म पे, सफाई करने वाली मशीन। ताकि जो ब्लड का निशान था ना, उसको जल्द से जल्द साफ किया जा सके, मिटाया जा सके। तो जब सरकारें निर्लज बन जाती है, जब सरकारें बेशर्म हो जाती है, तो फिर किसी भी व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं होती। दुर्भाग्य से इस देश में अब वही पैटर्न सेट होता जा रहा है। सो किसी भी व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं होती। बहुत शुक्रिया संतोष भाई जुड़ने के लिए, इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये स्थिति है। अब इसे राजनैतिक बेशर्मी कहिए, राजनीति की वो क्रूर हकीकत कहिए, एक क्रूर निरंकुश चेहरा कहिए, जो कह लीजिए। लेकिन सुबह 5 बजे का हादसा और खबर को दबाने की कोशिश। और वाकई में सवाल वही, और उसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि क्या पूरे देश में कुंभ मॉडल स्थापित किया जा रहा है कि घटना हो जाए, लोग मारे जाएं, लोग हादसे का शिकार हो जाएं और उसके बाद खबर को दबा दिया जाए? सोचिएगा जरूर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।